खबरें तफसील से। बिहार में कोसी वालों के लिए आज यादगार का दिन है। उनका बरसों का इंतजार पूरा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोसी महासेतु का इफ्तिताह किया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ रेल प्रोजेक्टों का भी पीएम ने इफ्तिताह किया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि महासेतु से मथीला और कोसी के लोगों को काफी फायदा होगा। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ रेल प्रोजेक्ट बिहार की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी ने ज़री बिल के बारे में कहा कि किसानों के मफाद में है। साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बिहार के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुए रहे हैं। बिहार के करीब करीब हर हिस्से के लोगों की एक बड़ी दिक्कत रही है नदियों की वजह से होने वाला लंबा सफर। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, जब पासवान जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था। लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया गया। ऐसे में बिहार के करोड़ों लोगों की इस बड़ी समस्या के समाधान के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कोसी महासेतु के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि ये पुल कोसी वालों की मुश्किलें आसान करने वाला है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस पुल के इफ्तिताह के साथ ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी का भी ख्वाब पूरा हुआ है। बड़ी चीज है ये, कितनी खुशी की बात है, कब की बात है। 98 में ये बात हुआ, वहां बना, और उसके बाद रेल के बारे में सोचा गया। आज उससे संबंधित एक रेल का आपके द्वारा उद्घाटन करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात से कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आज मुझको आनंद हो रहा है कि चलिए उस समय जो किया गया आज हुआ। अब आपकी सरकार बनी तभी तो ये काम हो रहा। इस बीच में कहां लोगों ने किया 10 वर्ष तक? जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। ये काम और तेजी से होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब अटल जी का ही कार्यकाल था, उसी बीच में जितना हम लोग रेलवे से करवा सके थे उतना करवा पाए थे। मध्य प्रदेश में असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। रियासत में 28 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मुस्लिम तंजीमें ज़िमनी इंतखाबात में अक़लियतों को टिकट देने का सियासी जमातों से मुतालबा कर रही हैं। सियासी जमातों के सरबराहान से बातें और मुलाकातें की जा रही हैं। ख्याल रहे कि 2018 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 3 जबकि बीजेपी ने 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं और जिसमें मुस्लिम तंजीमें ज़िमनी इंतखाबात में अक़लियतों को टिकट देने का तमाम सियासी जमातों से मुतालबा कर रही हैं। आपको बता दें कि जो 2018 में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें कांग्रेस ने अक़लियती तबके से जुड़े अफराद में से 3 लोगों को टिकट दिया था और जबकि बीजेपी ने 1 ही मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था।
तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ रियासत में जो 28 सीटें हैं उन पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो ज़िमनी इंतखाबात को लेकर अक़लियतों को टिकट देने का मुतालबा कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमातों से मुतालबा किया जा रहा है कि जो अक़लियती तबके के लोग हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। जैसा कि हमने देखा था कि 2018 में कांग्रेस की तरफ से 3 लोगों को टिकट दिया गया था, वहीं बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। तो इस बार के ज़िमनी इंतखाबात में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो अक़लियती तबका है उनकी नुमाइंदगी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो अक़लियती तबका है उनके जो मसले मसाइल हैं उनको कोई उनकी ही बिरादरी से या उनके ही तबके से जो नुमाइंदे हैं वो उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानियों को सुने और जिससे तरक्की हो सके। तो मध्य प्रदेश में जल्द ही ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का भी ऐलान किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात जल्द ही भोपाल में भी शुरू होने वाले हैं। हालांकि बिहार में भी ज़िमनी इंतखाबात, मध्य प्रदेश में असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। सियासी पार्टियों के साथ मुस्लिम तंजीमें भी ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने का मुतालबा किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अक़लियती तबके के लोगों को खड़ा करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्लिम तंजीमें खास करके सियासी जमातों से ये मुतालबा कर रही हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जो गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें जो नुमाइंदगी थी अक़लियती तबके से वो कुछ कम थी, क्योंकि कांग्रेस ने 3 लोगों को टिकट दिया था और बीजेपी ने सिर्फ एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया था। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दोबारा उस खबर पर जाएंगे जहां हम मध्य प्रदेश असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ और तफसीलात। मेहताब आलम, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं मुस्लिम तंजीमें ज़िमनी इंतखाबात में अक़लियतों को टिकट को लेकर तमाम सियासी तंजीमों से मुतालबा कर रही हैं कि जो अक़लियतों को टिकट दिए जाते हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। जैसे कि हमने देखा कि 2018 में कांग्रेस की तरफ से 3 को दिया गया था टिकट और बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। हाँ साहबा, बता दें कि यहाँ पर हर बार का जब इलेक्शन होता है मुस्लिम नुमाइंदगी की बात की जाती है, लेकिन मुस्लिम नुमाइंदगी की बात में सिर्फ रस्म अदायगी की जाती है। अगर मैं 1981 से बात करूँ तो जहाँ पर मध्य प्रदेश में 14 मेंबरान असेंबली जीत कर गए थे, अब वही कांग्रेस पार्टी 14 के 4 भी टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके यहाँ 1-2 से ज़्यादा कभी बढ़े नहीं। हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम जो है तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है कि आप लोग देखते हैं कि हर बार इलेक्शन में वोट तो आपका 90% चाहिए, लेकिन नुमाइंदगी की बात जब होती है तो खामोशी होती है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है जो काम करती है मुस्लिम लीडरशिप को किस तरीके से ख़त्म करा जाए। और मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने में सबसे नुमाया रोल अगर किसी ने अदा करा है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। एक छोटा इलेक्शन हो, पंचायत का या लोकसभा तक के बड़े इलेक्शन हो, हर इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने ये करा है कि जितने मुसलमान कैंडिडेट जीत के आते हैं अगली बार उससे कम को टिकट दिया है। चाहे पंचायत का इलेक्शन हो या भोपाल के नगर निगम का चुनाव होने वाला है, अभी कल आरक्षण हुआ है, उसकी बात करें अपन तो अगर भोपाल नगर निगम के अंदर मैंने देखा कि जिस बार 32 पार्षद जीत के आए थे तो अगली बार कांग्रेस ने 25 टिकट दिए। वो 25 में से 24 इलेक्शन जीत के आए तो अगली बार कांग्रेस ने 20 टिकट दिए। वो 20 भी जीत गए, 20 में से पूरे 20 जीते तो अगली बार कांग्रेस ने 17 को टिकट दिया। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, मुसलमानों को गले लगाकर पीठ में खंजर में जो घोपती आई है और इसको समझना होगा। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें आप, जिससे हमें कोई तवक्को नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई वो नहीं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा है, विधानसभा के अंदर टिकट एक टिकट दिया, हमें कोई उससे उम्मीद नहीं थी। राज्यसभा में 2-2 मुसलमान भेजे,
बगैर कांग्रेस वहाँ से भी परहेज कर जाती है। अब्दुल्ला और एमजे अकबर को जो है भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। यहाँ पे हम सवाल देखिए, तमाम चीज़ों की बात करें, यूथ की नुमाइंदगी की बात की जाती है, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की जाती है, खवातीन को भी देने की बात की जाती है। क्या वजह मानते हैं कि इस बार आप लोग फिर आए, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो डिमांड है वो सिर्फ यही है कि अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं यहाँ पर 29 सीटों पर, तो हम यही मतलब हमारी ख्वाहिश ये है कि हम उसमें भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मुसलमानों को टिकट दी जाए। और कांग्रेस हमेशा मुसलमानों की हमदर्द बनती है और हम यही देखना चाहते हैं कि वो क्या करती है। जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि वो हमेशा परसेंटेज वोट कैंडिडेट के कम करती जाती है, तो कुल मिला के उन्होंने मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने की साजिश रची है। बीजेपी कम से कम वो बात देखिए, जबकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, ज्यादातर बहुत कम परसेंटेज वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी को मिलते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने नजमा अब्दुल्ला और एमजे अकबर साहब को यहां से बनाकर भेजा। तो 20 साल 21 साल से कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं भेजी करने के लिए, और कांग्रेस ने तकरीबन 5 भेज सके, जिसमें से 2 के नाम मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसे में क्या कदम होगा अगला? अगला कदम यही है कि हम लोग पार्टियों के अलावा भी ये सोच रहे हैं कि निर्दलीय बहुत अच्छा है कि जब अगर पार्टी महत्व नहीं देती है आम जनता को और उनमें से कोई नया नुमाइंदा खड़ा नहीं करती है, खासकर मुसलमानों में से, तो हम चाहेंगे कि मुसलमान उभर के आएं और निर्दलीय लड़ें और जीत के जाएं। क्या कदम होगा? देखिए, दरअसल बात समझने की है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं। आप हमारे नुमाइंदों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपको पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। सियासत मुसलमानों पे खेलती है, मगर उनको पीछे कर दी है। तो इस बार हम नोटा की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। नोटा की तरफ जाएंगे? क्यों नोटा की तरफ क्यों जाएंगे आप? जब दोनों ही पार्टी अगर हमको सपोर्ट नहीं करती तो फिर हमें नोटा की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आखिरी मुद्दा हमें वही मिलता है कि हम नोटा की तरफ जाएं और वहाँ से फिर हम आगे बढ़ें। नहीं, नोटा के अलावा और भी तो ऑप्शन है। आप लोग अपनी बातें पार्टियों के पास रख रहे हैं? बहुत रखी है, पहले से रखते हुए आ रहे हैं, और ये तो सियासत रही है, कांग्रेस की शुरू से रही है सियासत कि मुसलमानों को जो है ना उन्होंने एक तरफा रखा है। और उसके बाद में जब बीजेपी आई है तो बीजेपी ने भी वही रुख इख्तियार किया है। तो अब यही है, एक ही ऑप्शन रह गया है कि भाई निर्दलीय जो है ना लोग खड़े होंगे और उसके बाद जो है ना पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से इन लोगों के मोहताज बन के नहीं रहना है, चाहे वो कांग्रेस हो या आपने कि यहाँ पे जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से नाराज हो। 56 से अगर लेकर अब तक की बात करें तो मध्य प्रदेश में की इक़्तिदार पर 2 ही पार्टियों की जो है हुकूमत रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस। लेकिन दोनों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक डरा कर वोट लेती है और एक जो है कि मुसलमानों को जो है वर्गला कर वोट लेती है, लेकिन दोनों पार्टियां नुमाइंदगी देने को तैयार नहीं है। और इस बार भी इन लोगों ने जिस तरह से तय किया है कि दोनों पार्टियों को मेमोरेंडम भेजा है, अगर इस पर जो है नुमाइंदगी नहीं दी जाती है तो इनके पास तीसरा ऑप्शन खुला हुआ है, वो उसकी तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साहिबा, इससे जो अक़लियती तबका है उनकी नुमाइंदगी के लिए उम्मीदवारों को बढ़ाने की बात कही जा रही है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका, और जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनका भी तमाम शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, एक बड़ी खबर से हम आपको आगाह करा रहे हैं। सोने की स्मगलिंग के मामले में 12 मुलजमीन की अदालती तहवील में 8 अक्टूबर तक की तौसी कर दी गई है। स्वप्ना सुरेश समेत 12 अफराद की तहवील की मुद्दत बढ़ा दी गई है। कोची की खुसूसी NIA अदालत में ये समाअत हुई थी। तो ये केरला में सोने की स्मगलिंग का मामले से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसमें 12 मुलजमीन की अदालती तहवील में 8 अक्टूबर तक की तौसी कर दी गई है। स्वप्ना सुरेश समेत 12 अफराद की तहवील की मुद्दत बढ़ा दी गई है। कोची की खुसूसी NIA अदालत में ये समाअत हुई है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि जो 12 मुलजमीन हैं उनकी अदालती तहवील को बढ़ा दिया गया है, जो कि 8 अक्टूबर तक की उनकी अदालती तहवील में तौसी कर दी गई है। स्वप्ना सुरेश समेत 12 अफराद की तहवील की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। केरल में सोने की स्मगलिंग के मामले से यह हम आपको खबर बता रहे हैं, जिसमें 12 मुलजमीन की अदालती तहवील को 8 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कानपुर में CAA और NRC के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान कई अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज कानपुर समाजवादी पार्टी के जिली सदर डॉक्टर इमरान ने SSP कानपुर से मुलाकात की और बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियों से मुतालिक इस मामले की दोबारा तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि जो लोग बेगुनाह हैं उनको आजाद किया जाए।
सीएए और एनआरसी को लेकर कानपुर में कई प्रदर्शन हुए और उसके बाद पुलिस ने कई मुकदमे लिखे, जिसमें सैकड़ों लोगों पर मुकदमा लिखा गया और गिरफ्तारियां हुई। लेकिन उन गिरफ्तारियों पर लगातार सवाल उठते रहे। अब समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने भी उस पर सवाल उठाया है और कहा है कि जो लोग बेगुनाह बंद हैं उन्हें रिहा कराया जाएगा। इसकी आवाज़ उन्होंने उठाई है। आइए उनसे बात करते हैं। आज एसएसपी से मुलाकात की है। इमरान साहब, आपने क्या मांग रखी है? सीए और एनआरसी में जो गिरफ्तारियां हुई उन पर लगातार सवाल उठते रहे। अभी हाल ही में भी एक गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या आपका कहना है? देखिए, ऐसा है कि आज हम माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास इसलिए आए थे कि हमें सिर्फ 2 बातें करनी थी। ये पूरा ज्ञापन सिर्फ 2 बातों पे आधारित है। एक तो मुझे ये बात कहनी है कि कोई भी बेगुनाह जेल ना भेजा जाए, और दूसरी बात मुझे ये कहनी है, मेरा उनसे एक अनुरोध ये है कि इस जितने भी केसेस हैं इनकी पुनर्विवेचना कर ली जाए, ताकि कुछ झूठ और सच सामने आ पाए और जो लोग बेचारे बेगुनाह फंसे हैं उनको राहत महसूस हो। तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की किस तरह से मदद करेगी? कानूनी तौर पर मदद करेगी या ऐसे ही अधिकारियों से मुलाकात करेगी? किस तरह से मदद करेगी? देखिए, लोकतंत्र में एक आधार होता है कि सभी लोग जो है वो अपने अधिकारियों से मिलते हैं। हम अधिकारियों से अनुरोध करेंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी पुनर्विवेचना कराकर इसको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कराने का प्रयास करेंगे। इस तरह से देखा कि समाजवादी पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं उन्होंने इस मामले को फिर से उठाया है और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर सवाल उठाया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में कोरोना के हमले जारी हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 96,424 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी तरह मुल्क में मुसद्दिका मामलों की मजमूई तादाद 52,14,678 हो गई है। उनमें एक्टिव मामलों में 10,17,754 हैं, जबकि अब तक 41,12,552 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,174 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक मुल्क में कोरोना से 84,372 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,06,615 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 6,15,72,334 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। शुमाली कर्नाटक के इलाके हैदराबाद कर्नाटक का नाम सरकारी तौर पर कल्याण कर्नाटक करके 1 बरस बीत चुका है। इसके बावजूद इलाके के कल्याण के लिए दरकार अमली इकदामात अभी तक नहीं उठाए गए हैं। सीएम येडियुरप्पा ने गुज़िश्ता बरस गुलबर्गा में कल्याण कर्नाटक उत्सव के मौके पर कई एक दिलकश ऐलानात किए थे, जिस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हैदराबाद कर्नाटक को कर्नाटक का सबसे पसमानदा इलाका तस्वर किया जाता है। 1956 से कबल रियासत हैदराबाद का हिस्सा होने की वजह से कर्नाटक हुकूमत इस इलाके को रोज़े अव्वल से ही नज़रअंदाज करती रही है। गुज़िश्ता बरस सीएम येडियुरप्पा ने इलाके की तरक्की के लिए खुश आइंद वादे किए थे, जो 1 बरस गुजर जाने के बावजूद वादे ही रहे। सेपरेट जो है ना सेक्रेटरीट कायम करना, वो कुछ भी नहीं हुआ। 371 में जो है ना जो कमियां है वो जो है ना कमियां दूर करते बोले, वो भी नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें जो है ना मुख्यमंत्री नहीं करते। ये हमारे इलाके के एमएलए एमपी मिनिस्टर, इनका भी जिम्मेदारी है ना। तुम किस लिए चुन कर गए भाई? तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम इस फाइट करना। महाराष्ट्र, आंध्रा और दीगर जो है रियासतों के दरमियान में एक मरकज़ी मुकाम भी इसको हासिल है। इस तरह जबकि बीदर और गुलबर्गा लाइन भी जो है मुकम्मल हुई और एक जंक्शन बन गया है, इसका मुस्तहिक जो हक है कि ये डिवीज़न जो है करार पाए। मुकामी लोगों को शिकायत है कि आबादी के बाद जितनी तरक्की ओल्ड मैसूर इलाके की हुई है, उतनी हैदराबाद कर्नाटक की नहीं हुई। हैदराबाद कर्नाटक के कई एक प्रोजेक्ट्स अभी भी ज़ेरे इल्तवा है, जिसमें गुलबर्गा रेलवे डिवीज़न भी शामिल है। जो अपना ESI हॉस्पिटल है, हमारे मुख्यमंत्री ने एम्स उसको बनाने के लिए घोषित किया है, लेकिन ये घोषणाएं बन के रह रही है। मुकम्मल तौर पर ज़मीनी तौर पर काम नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रहा है सब गुलबर्गा में। इंडस्ट्री अगर ग्रोथ होता है तो सब लोगों को नौकरियां
मिल सकेंगी। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना रिजर्वेशन को जो है ना एक 20% दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो बिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ के जो है ना जो हालात हैं, यहाँ के जो डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, उस डेवलपमेंट को थोड़ी सी जो है ना राहत मिलेंगी। रियासती हैदराबाद की लिसानी बुनियादों पर तकसीम के बाद साल 1956 में 3 अजला बीदर, गुलबर्गा और रायचूर को कर्नाटक में शामिल किया गया था, जिसे हैदराबाद कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रांची में डोरंडा के बाशिंदा खालिद रशीद अली अहमद की सिविल जज के ओहदे पर बहाली हुई है। खालिद रशीद की इस नुमाया कामयाबी से उनके घर वाले बेहद खुश हैं। खालिद रशीद ने गुज़िश्ता साल झारखंड जुडिशरी के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तमाम 86 कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामा की फराहमी में ताखीर हुई थी। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में जुमला 8 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। मैं झारखंड जुडिशरी 2020 अभी क्वालिफाई किया हूँ, जिसकी वैकेंसी 2018 में आई थी। तो मैं आज अपॉइंट हो चुका हूँ हाई कोर्ट के द्वारा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने परिवार और अपने देश के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना डेमोक्रेसी चल नहीं सकती है, और चेक एंड बैलेंस के लिए डेमोक्रेसी जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग बोलते हैं कि वी विल सी एट कोर्ट, तो इसका मतलब है कि कोर्ट पे आज भी विश्वास है, और हम लोग जैसे लोग अगर जाएंगे तो शायद कुछ अच्छा कर पाएँ और देश को कुछ दे पाएँ। यही इसकी मरकजी काबीना से मुस्ताफी होने वाली श्रोमणी अकाली दल लीडर हरसिमरत कौर का कहना है कि ज़रई बिल लाने से कबल किसानों और तमाम शिराकतदारों से हुकूमत को बातचीत और मशवरा करना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में किसानों का एहतजाज जारी है और इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। हित में कोई बिल लाया जा रहा है तो ये ज़रूरी है कि जिसके लिए ये हित में ला रहा है उसको ये लगे कि ये मेरे हित में है, मेरे भले के लिए, मेरे नुकसान के लिए नहीं। लेकिन पिछले कई महीनों से बहुत सारे किसान संगठन, बहुत सारे आम किसान, बच्चों से लेके बूढ़ों तक कोरोना की महामारी के डर के बावजूद सड़कों पे इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इस बिल के आने से उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूंजीपतियों के हाथ में उनकी जमीनें, उनकी आमदन आने के बाद वो बिल्कुल एक नौकर की तरह बन के रह जाएंगे। इसके बाद जब पता लगा कि ये इसकी ऑर्डिनेंस बनने लगी है, उससे पहले भी मैंने कैबिनेट में इसको रेज किया कि बहुत बड़ी ग्राउंड लेवल पे इसकी विरोधता है, अक्रॉस पार्टी लाइंस विरोधता है और ये मूवमेंट बढ़ रही है। इस ऑर्डिनेंस को लाने से पहले उनसे बातचीत करके उनको भरोसे में लिया जाए। तो मेरा ये कहना था कि जिसके भले के लिए आप लेके आ रहे हैं, जब उसको वो विरोधी समझ रहा, आप ऐसा बिल ना लेके आए, उनको भरोसे में लेके आए। लेकिन दुख ज़रूर हुआ कि पार्लियामेंट में बिल उसी ऑर्डिनेंस के तरीके में आया, बिना कोई संशोधन के, बिना कोई किसानों के साथ बातचीत करे। जो किसान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे कई दिनों से सड़कों में बैठे हुए हैं, जीटी रोड जैम करी है, रेल की पटरियों में बैठे हुए हैं, धूप बारिश सब छोड़ के कि ये हमारा भविष्य ख़त्म हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये बिल थोप के उनको बोला जाए कि आपके भले में है, उनकी सुनवाई तक नहीं की जाए। ये मेरी ज़मीर को मंजूर नहीं था कि मेरी पार्टी इसका विरोध करे, लेकिन मैं उस सरकार का हिस्सा बनूं जो एक किसान विरोधी बिल माना जाए, जिस करके मैंने अपने पद से इस्तीफा देके इस बिल के विरोध में मैंने अपनी वोट डाली। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।